हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का फिर से हेल गार्डन में स्वागत है। हम आगे बीडी डैश नोवेल के एपिसोड नंबर 237 पे और ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। शुरुआत में हम जान रहे होंगे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट के बारे में, फिर जियान एक नई 10 क्लास की 2 स्किल को प्रैक्टिस करेगा। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब अभी से कर दो, क्योंकि वीडियो तुम्हें डेफिनेटली पसंद आने वाली है। चलो कर लेते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। जैसे ही पिछला पार्ट शुरू होता है, हमारी लिटिल फी डॉक्टर और काइलिन उस रेन इजी से फाइट कर रही थी, क्योंकि अभी जियान प्रिपेयर कर रहा होता अपना 5 रंगों वाला फायर लोटस। इसमें उसकी 4 हेवली फ्लेम्स का यूज हुआ था और एक होती उसकी फेक हेवली फ्लेम, जिसे हम लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम के नाम से जानते हैं। भले मेडिशा और शाओशान साथ में मिलकर काम कर रहे हो, तभी रेनेज एक 6 चेंज वाला पीक दोजन था। दोनों पार्टीज के बीच में काफी बड़ा गैप होता है। इस वजह से जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है, दोनों लेडीज इंजर्ड होने लगी थी। लेकिन इससे पहले रेनेजी कोई भी घातक हमला कर पाता, जियान ने अपने 5 रंग के फायर लोटस को उसकी पीठ में दे मारा था। अब क्योंकि इसमें एक फेक हेवली फ्लेम है, तो इसे बोला जाएगा 4.5 रंगों वाला फायर लोटस। बट इसकी पावर इतना टेरिफाइंग थी कि रेनेजी, जो कि दोजन पीक के 6 चेंज पे पहुंच गया था, उसका इस दुनिया से नामो निशान मिट जाता है। उसके दोनों भाई टियानीजी और डिहीजी, जो कि यावलाओ से फाइट कर रहे होते हैं, जब वो सीन को देखते हैं, दोनों के हाव चेंज हो गए थे। अब जब उनकी आंखें जियान को देखती है, उन्हें टैर भरा हुआ था। वो समझ गए थे कि आज उनकी जान नहीं बचने वाली। इस वजह से दोनों ही लोग दुम दबा के भागना शुरू कर देते हैं। बट मास्टर यावलाओ इन्हें ऐसा मौका कैसे देने वाले थे। वो एक और अटैक को परफॉर्म करते हैं, दोनों सीधे जमीन में घुस गए थे। दोनों समझ जाते हैं कि आज एक ने एक की तो जान जाके रहेगी। इस वजह से दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं। ऐसे सीन को देख के यालाओ टारगेट करते हैं डेहीजी को। जैसे यालाओ डेहीजी के सामने अपीयर होते हैं, वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने की कोशिश करता है, बट उससे पहले यालाओ का अटैक उसकी छाती से टकरा गया था। इसी के साथ इस ओल्ड डीमन का काम तमाम हो गया था। बट जब इसकी स्टोरिंग देखी जाती है, तो इसमें वो मैक फ्रैगमेंट नहीं था। यालाओ टियानी जी के पीछे जा चुके थे। कुछ समय बाद यालाओ टियानी जी को भी ढूंढ के खत्म कर देते हैं और मैक फ्रैगमेंट उनके हाथ में आ गया था। लेकिन यहाँ पे काफी बड़ी एक्टिविटी हुई है। वो सब यहाँ से दूर जाने का डिसीजन लेते हैं। फिर हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया गया था, जहाँ पे जियान चारों मैक फ्रैगमेंट को साथ में रखता है। जब भी पूरा नक्शा सामने आ गया था, जियान की पूरी टोली से ध्यान से समझने की कोशिश करती है, लेकिन इस मैप के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल दिखाई नहीं देती। हालांकि जियान अपनी खून की बूंद को भी इसके ऊपर टपकाता है, लेकिन तब भी मैप रिएक्ट नहीं करता। एंड में जाके जियान एकदम बौखला गया था। यहीं पे आया था ट्विस्ट। जैसे जियान अपनी हेवली फ्लेम से जलाने की कोशिश करता है, ये फ्लेम बिल्कुल टच से मस नहीं होता। ये लोग कहते हैं फ्लेम की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करो। जब फ्लेम का टेम्परेचर एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया था, तभी मैप के अंदर से एक ब्राइट ग्लो बाहर आया था। ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। खैर, इन कैरेक्टर्स की अगर तुम्हें मिस्ट्री जाननी है तो पिछला एपिसोड देख लेना। लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द कमेंट सेक्शन। बेसिक न्यूज ये है कि 3 सालों के बाद दुकी कॉन्टिनेंट में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम फिर से अपीयर होने वाली है। और अगर जियान का सच में से हासिल करने का इरादा है, तो तब तक जियान को हर हालत में 2 शंग लेवल पे एडवांस करना होगा, नहीं तो वो बस इस डेमोनिक लोटस फ्लेम को देख ही सकता है। तभी जियान अपने हाथ को आगे बढ़ा के इस मैप को दोबारा स्टोरिंग में रखने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही जियान का हाथ इसमें टच हुआ था, मैप के ऊपर जो लोटस होता है वो एकदम जिंदा हो जाता है। वो एक ग्लो में ट्रांसफॉर्म होकर जियान के आईब्रोज के बीच में घुस गया था। अब भाई ये सीन क्या है, चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। ये बदलाव कुछ ज्यादा ही अचानक हुआ था। भले टीचर यालाओ जियान के काफी करीब हो, लेकिन वो इस कम समय के अंदर रिएक्ट नहीं कर पाते। जब वो लाइट जियान के आईब्रोज के बीच में समा गई थी, तभी वो इसे रियलाइज करते हैं। तुरंत ही उनके एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। यालाओ के बाद रिएक्ट करते हैं काइलिन और लिटिल फी डॉक्टर। उनके चेहरों से रंग उड़ जाते हैं। ये नक्शे का पुराना टुकड़ा कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है। किसी को स्लाइड की डिटेल्स पता नहीं होती। अब क्योंकि इस पूरी बदलाव में मेन कैरेक्टर हमारा जियान ही था, इस अनयूजुअल सी लाइट को अपनी आईब्रोज के बीच में समाती हुई देख वो भी स्टार्टल्ड हो जाता है। लेकिन जियान इमीडिएटली रिकवर होता है। तुरंत ही उसकी आंखें बंद होती है। वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अच्छे से कंट्रोल करके अपने आईब्रोज के अंदर के एरिया को सेंस करने लगता है। जैसे जैसे वो स्कैन करता है, जियान एक सफेद रंग के लाइट क्लस्टर को डिस्कवर करता है। ये उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में टंगा हुआ था। जियान को ये बात अच्छे से पता होती है कि लाइट का क्लस्टर उसका नहीं है, और तो इससे पहले ऐसी चीज को उसने कभी सेंस नहीं किया है। क्लियरली यही वो मिस्टीरियस चीज है जो कि कुछ समय पहले उसकी बॉडी में एंटर हुई है। जियान, जो कि अपनी स्पिरिट फॉर्म में था, वो लगातार इस क्लस्टर को देखता रहता है, लेकिन ये लाइट क्लस्टर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। लेकिन ऐसे साइलेंस की वजह से जियान अपने दिल में एक चिल फील कर रहा था। हमें जिस चीज के बारे में पता नहीं होता, सबसे ज्यादा डर उसका ही लगता है, स्पेशली जब बात हो रही है टेरिफाइंग ऑब्जेक्ट की। और सोने पे सुहागे वाली बात ये है कि ये चीज उसके माइंड के अंदर अपीयर हुई है। जियान कहता है बेस्टर। खैर, वो समझता था कि अभी इम्पल्सिव होने का समय नहीं है। 2-3 गहरी सांसें लेने के बाद अपने आप को काम करता है। पूरी तरीके से रिकवर होने के बाद ही जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके इस लाइट क्लस्टर को अप्रोच करता है। जियान के अप्रोच करने पे लाइट क्लस्टर रिएक्ट नहीं करता। उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ लाइट क्लस्टर के काफी पास आ गई थी। वो चुपचाप से अपने सामने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इकट्ठा करता है, जिससे इस चीज के ऊपर हमला किया जा सके। जैसे वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके इस लाइट क्लस्टर को सराउंड करने वाला होता है, लाइट क्लस्टर में से एक सफेद रंग की लाइट बाहर आती है। ये लाइट किसी बिजली की तरह जियान की तरफ शूट हो गई थी। हालांकि अचानक से हुए ऐसे बदलाव की वजह से जियान थोड़ा चौंक गया था, लेकिन वो बिल्कुल पैनिक नहीं होता।
था। जियान अपनी सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके अपने सामने एक शील्ड को बना लेता है, लेकिन जियान की वो स्टडी स्पिरिचुअल शील्ड उस सफेद रंग की लाइट का घंटा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। लाइट बड़ी आसानी से इसे पेंट्रेट कर देती है। फाइनली जियान की शॉक आंखों के सामने वो उसकी सोल के अंदर एंटर कर जाती है। जब जियान की सोल और इस लाइट के बीच में कॉन्टेक्ट हुआ था, उसकी स्पिरिट वहीं पे थम जाती है। एट द सेम टाइम जियान के चेहरे पे एक पेनफुल एक्सप्रेशन था। जब बाहरी दुनिया में यालो देखते हैं कि जियान के चेहरे पे कैसा पेनफुल एक्सप्रेशन है, उनका दिल बैठने लगता है। उनका बड़ा सा हाथ सीधा जियान के सर पे प्रेस हो जाता है। वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके जस्ट जियान की सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एंटर करने वाले होते हैं, लेकिन इससे पहले यालो की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी बाहर आ पाती। जियान गहरी सांस लेना शुरू कर देता है। जियान को ऐसे रिएक्ट करते हुए देख यालो तुरंत ही रुक जाते हैं। वो कहते हैं क्या हुआ? जियान एक और गहरी सांस लेने के बाद अपने सिर को हिलाते हुए बोलता है मुझे नहीं पता, जिसके बाद अपने आईब्रोज के बीच में इशारा करते हुए बोलता है वो चीज यहाँ पे है, मैंने चाहे कितना भी ट्राई किया हो लेकिन वो चीज मूव करने के लिए तैयार नहीं होती और मैं उसे बिल्कुल टच नहीं कर पा रहा हूँ। यालो अजीब तरीके से जियान को देखते हैं। वो कहते हैं जब पहली बार मिले थे तो तुम्हारी कितनी एज थी? भले से क्वेश्चन को सुन के जियान चौंक गया हो, फिर वो आंसर करता है। जियान बोलते हैं 15। उसकी सरप्राइज से भरी आंखें यालो को देखती है। क्लियरली वो समझ नहीं पा रहा था कि यालो की क्या इंटेंशंस है। जियान के रिप्लाई को सुनने के बाद ही यालो रिलीफ फील करते हैं। वो हेल्पलेस तरीके से हंस के बोलते हैं मुझे डर था कि कहीं किसी ने तुम्हारी बॉडी को पोजेस न कर लिया हो। भले कुछ एंशिएंट एक्सपर्ट्स खत्म हो चुके हो लेकिन उनकी स्पिरिट्स जिंदा है। और तो और अगर किसी की स्पिरिट पावरफुल होती है तो वो दूसरी पार्टी की बॉडी को ऑक्यूपाई करके उसकी सोल को अब्सॉर्ब कर सकती है। ये सुन के जियान का मुंह डब्बे की तरह खुला रह जाता है। वो कड़वाहट से भरे एक्सप्रेशन के साथ अपने सिर को हिला ही सकता था। यालो एक सोलम एक्सप्रेशन के साथ पूछते हैं जियान वो क्या चीज है? जियान की भौं सिकुड़ जाती है। वो सिर को हिलाते हुए बोलते हैं मुझे भी नहीं पता। जब मैं इसके कांटेक्ट में आया मुझे बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली। इस इन्फॉर्मेशन में 4 शब्द थे। यालो कहते हैं क्या शब्द? जियान पॉज कर करके हर एक शब्द को बोलता है प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट। यालो कहते हैं प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट। वो तुरंत ही पास में पड़ी चट्टान में बैठ के इसके बारे में ध्यान से सोचने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे यालो ने इस नाम को कहीं ना कहीं सुना है। यालो को इस तरीके से देख के जियान, काइलिन, लिटिल फी डॉक्टर तीनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। खैर बिना शोर शराबा करे वो यालो के एक्सप्लेनेशन का वेट ही कर सकते थे। ये इंतजार कभी 10 मिनट तक चलता रहा था। फाइनली यालो अपनी आंखें खोल के सिरे लाते हैं। वो जियान को देख के सॉफ्ट आवाज में बोलते हैं अगर मैंने सही गैस किया है तो 10,000 साल पहले ये प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट एक टॉप एक्सपर्ट रहा होगा और ये प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम उसके पोजेशन में होगी। ये सुन के जियान की टोली स्टार्टल्ड हो जाती है। जियान कहता है प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का ओनर तो ये प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम इतना पावरफुल था वो एक्चुअली में प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का ओनर बन पाया। शायद तभी उसे ये टाइटल मिला होगा। यालो तीनों को बताते हुए बोलते हैं 10,000 साल पहले ये प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम एक बहुत ही जाना माना एक्सपर्ट था। मैंने इसके बारे में कुछ एंशिएंट बुक्स में पढ़ा है। रूमर्स के हिसाब से उस एरा में ये दूधी क्लास के सबसे ज्यादा पास में था। जैसी आवाज जियान के कानों में जाती है बिना रियलाइज करे अपने हाथों को क्लेंच कर लेता है। वो कहते हैं दूधी क्लास से बस एक कदम पीछे। हाँ, अनएक्सपेक्टेड बात है कि प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अपनी लाइफ में उस लेवल को अचीव कर चुका है। लगता है ये टाइटल बहुत ही पावर को पोजेस करता है। जियान कहता है क्या मेरे आईब्रोज में जो चीज है वो प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट की द्वारा छोड़ी गई है? यालो नोट करते हैं। वो कहते हैं ऐसा होने के काफी चांसेस हैं। इस एंशिएंट मैप को प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट ने छोड़ा होगा। वो जियान को काफी अनसर्टेन तरीके से देख के बोलते हैं मैं भी एक्चुअली में सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जैसी जानकारी मुझे एंशिएंट बुक्स में मिली है भले इस प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट के रास्ते थोड़े से अलग हो लेकिन इसका कैरेक्टर ईविल नहीं था। मुझे लगता है वो ज्यादा बेशर्मी से भरे मेथड्स को यूज नहीं करेगा। तुम्हारी आईब्रोज के बीच में जो चीज है आई गेस वो तुम्हारे लिए ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं करेगी। ये सुन के जियान का मन होता है कि वो अपने सर को दीवार में मार ले। ऑफ कोर्स यहाँ कहीं दीवार नहीं थी। ये अल्लाह अपनी रीजनिंग को काफी ज्यादा फोर्स कर रहे हैं। खैर क्योंकि उसके पास कोई भी आंसर नहीं है तो बस वो उम्मीद ही कर सकता था कि ये चीज फ्यूचर में उसके लिए परेशानी खड़ी ना करे। अब क्योंकि सिचुएशन के बारे में कुछ किया नहीं जा सकता ये अल्लाह जियान को कंफर्ट ही कर सकते थे। वो हंस के बोलते हाँ हाँ जियान, मुझे लगता है एंशिएंट मैप के अंदर छिपी हुई चीज उस प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से रिलेटेड होगी। हाँ हाँ, एंशिएंट मैप को कलेक्ट करने का यही फायदा है। ये अल्लाह के से कंफर्टिंग शब्दों को सुन के जियान काफी हेल्पलेस फील कर रहा था। अब क्योंकि सिचुएशन यहाँ तक डेवलप हो चुकी है तो इसके बारे में और भी कुछ सोचना पॉइंटलेस होगा। वो बस बिलीव ही कर सकता था कि सिचुएशन वैसी है जैसी ये अल्लाह डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसे भी लगता है कि एंशिएंट मैप को कंप्लीट करने का बेनिफिट है। जिस चीज की वजह से जियान थोड़ा सा रिलैक्स फील कर पा रहा था वो ये थी कि वो स्लाइड क्लस्टर के अंदर कोई भी डेंजर को सेंस नहीं कर पा रहा। उसकी स्पिरिट ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुकी है कि वो अल्टीमेटली किसी भी डेंजर को सेंस कर सकता है। उस सफेद लाइट के अंदर से ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती। ये अल्लाह जियान के कंधे को थपथपाते हुए बोलते हैं चलो हम शांति से इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। फाइनली उनका एक्सप्रेशन सीरियस होता है। वो डीप आवाज में कहते हैं जियान, अब तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए कि अगले 3 सालों में तुम 2 शैंग में एडवांस कैसे करोगे। मुझे प्योरीफाइंग
डिमोनिक लोटस फ्लेम की स्ट्रेंथ के बारे में और भी बताने की आवश्यकता नहीं है। ऑनेस्टली अगर मैं इस कल्टिवेशन के साथ प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से मिलता हूँ तो मेरा एंड में बस एक ही रिजल्ट होगा, मैं उसका फायर स्लेव बन जाऊंगा। जियान की फेस में ट्विच होती है। वो अच्छे से जानता था कि फायर स्लेव क्या चीज होती है। वो एक फ्लेम का स्लेव होता है। स्लेव के दिमाग को हेवली फ्लेम पूरी तरीके से कंट्रोल करती है, लेकिन ऐसी कंट्रोलिंग एबिलिटीज एक्सट्रीम पावरफुल लेवल के हेवली फ्लेम्स ही पोजेस करती हैं। इवन जियान की 3000 बर्निंग फ्लेम के पास भी एबिलिटी नहीं है। जियान के गैस के हिसाब से हेवली फ्लेम की टॉप 3 रैंकिंग में जो फ्लेम्स हैं, ये क्षमता बस उन्हीं के पास होगी। येलो स्माइल के साथ बोलते हैं, इससे पहले मुझे डर था कि अगर तुम्हें कहीं प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम मिल भी जाती है तो तुम उसे हैंडल कैसे करोगे, लेकिन अच्छी बात है कि हमारे पास अभी टाइम बचा हुआ है। वो कहते हैं अभी तुम 8-7 डोजन के पीक पे हो, अभी तुम्हारे और जेन्यू दोशांग के बीच में काफी बड़ा गैप रह गया है। भले ही तुम्हारी ट्रेनिंग स्पीड काफी तेज हो, लेकिन तुम्हारे लिए भी 3 सालों में दोशांग क्लास में एडवांस करना बहुत मुश्किल होगा। अगर तुम इन 3 सालों में दोशांग क्लास में एडवांस नहीं करते हो तो भले ही प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर हो जाए, मैं तुम्हें उसके पीछे जाने नहीं दूंगा, क्योंकि वो एक्शन बिल्कुल सुसाइडल होगा। बेचारे जियान का दिमाग समझ नहीं पाता कि वो क्या फील करे। उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि याओलाओ इस प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से इतने डरते होंगे। काइलिन पूछती अगर ऐसी बात है तो फिर अगले 3 साल के अंदर हर एक कीमत पे जियान को दोशांग क्लास में एडवांस करना होगा। याओलाओ नोट करते हैं। वो जियान को देख के बोलते हैं ऐसे होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अच्छी बात है कि तुम लकी हो। ये सुन के जियान चौंक जाता है। वो तुरंत ही रिकवर होकर याओलाओ की तरफ देख के बोलता है टीचर आपका मतलब है एंशिएंट बोधिसत्व ट्री। याओलाओ नोट करते हैं। वो हंस के बोलते हैं अगर तुम्हें बोधिसत्व हार्ट नहीं मिलता तो बेसिकली अगले 3 सालों में तुम्हारी दोशांग में एडवांस होने की चांसेस बहुत लो हैं। जियान बत्तीस दिखा के बोलता है बोधिसत्व हार्ट। तुरंत ही उसका चेहरा मुरझा जाता है। वो कहता है ये आसान नहीं होने वाला। एंशिएंट बोधिसत्व ट्री की लोकेशन एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में है। वो इंसानों के लिए फॉरबिडन ग्राउंड है और तो एंशिएंट रीजन काफी ज्यादा बड़ा है। आखिर वहाँ पे एंशिएंट बोधिसत्व ट्री को ढूंढना आसान कैसे हो सकता है। येलो स्माइल के साथ जियान को डांटते हुए बोलते हैं अगर उसे ढूंढना आसान होता तो फिर क्या तुम्हें ये मौका मिलने वाला था। वो कहते हैं तुम्हारे हाथ में बोधिसत्व सीड है, हालांकि इसकी प्योरिटी काफी लो है, लेकिन कम से कम तुम इसका यूज करके एंशिएंट बोधिसत्व ट्री को सेंस कर पाओगे। ये तुम्हारा एडवांटेज है और तुम्हारे पास बस यही एक रास्ता है अगर तुम प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करना चाहते हो। इस वजह से तुम्हें बोधिसत्व हार्ट हासिल करना ही होगा। जियान अंदर से सहाय करता है। उसके पास एग्री करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। लगता है इस बार उसके लिए एंशिएंट वेस्टर्न रीजन में जाना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नॉर्मल तरीके से ट्रेन करता है तो 3 सालों में उसके लिए दोशांग में एडवांस करना लिटरली इम्पॉसिबल है। येलो खड़े होकर बोलते हैं चलो हम फॉलन स्टार पवेलियन वापस लौट के प्लान करते हैं। अगर ये खबर सही साबित होती है तो एंशिएंट बोधिसत्व ट्री की वजह से बहुत ही अर्ली सैंडल पेन्स काफी ज्यादा क्योटिक होने वाला है। उस समय एंशिएंट वेस्टर्न रीजन में बहुत सारे ह्यूमंस होंगे। वो जियान को देख के बोलते हैं क्या तुम 3 सालों में दोशांग में एडवांस कर सकते हो। ये बोधिसत्व एंशिएंट ट्री पे रिलाई करेगा। इस निर्णय पे आने के बाद जियान का ग्रुप इस जगह पे लंबे समय तक नहीं रुकता। वो तुरंत ही मूव होकर फॉलन स्टार पवेलियन वापस लौट आते हैं। पवेलियन में पहुंचने के बाद चारों लोग 2 दिन तक आराम करते हैं। इन 2 दिनों के दौरान सैंडल पेन्स में एंशिएंट बोधिसत्व ट्री से रिलेटेड न्यूज एकदम फ्राइटनिंग तरीके से फैलने लगती है। सैंडल पेन्स में जहाँ पे बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के नाम को लिया जा रहा था वो जगह एकदम मैस में बदल चुकी होती है। वो कुछ ओल्ड मॉन्स्टर्स जो कि कई सालों से छिपे हुए थे इस न्यूज की वजह से वो भी बाहर आ जाते हैं। हालांकि एंशिएंट वेस्टर्न रीजन काफी ज्यादा डेंजरस है, लेकिन किसी बड़े खजाने के न होने की वजह से बस ये खतरे एग्जिस्ट करते हैं। बट क्योंकि इस बार एंशिएंट बोधिसत्व ट्री यहाँ पे अपीयर हुआ है, इससे हर कोई आकर्षित हो रहा है। ये सो कॉल्ड फॉरबिडन ग्राउंड अब किसी को रोक नहीं पाता। दोशांग क्लास को इस कॉन्टिनेंट का पीक माना जाता है। अनगिनत लोग अपनी पूरी लाइफ मेहनत करते रहते हैं जिससे वो एक दिन इस लेवल पे पहुंच पाए। जब तक ऐसी कोई भी चीज है जो कि इनके इस लेवल पे पहुंचने के चांसेस को थोड़ी सी बढ़ा सकती है, ये कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे उसके लिए उन्हें आग में क्यों न कूदना पड़े। कोई बिल्कुल हेस्टेट नहीं करेगा। क्लियरली बोधिसत्व एंशिएंट ट्री की वजह से सेंट्रल पेन्स में काफी बड़ा तूफान बन गया था। जब सेंट्रल पेन्स के अलग अलग फैक्शंस में कमोशन कट रहा होता है, जियान जो कि पिछले 2 दिनों से रेस्ट कर रहा है वो धीरे धीरे करके रिकवर हो जाता है, लेकिन 2 दिनों के बाद ही वो बाहर नहीं जाता। वो एक शांत वातावरण से भरे एक चैम्बर को ढूंढता है। जियान रिट्रीट में चला गया था। यालो के शब्दों को सुन के जियान प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को एकदम सीरियस तरीके से देखने लगा था। उसके दिमाग में इस बात पे कोई डाउट नहीं होता कि यालो उससे झूठ कभी नहीं बोलेंगे और वो यालो के एक्सपीरियंस से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकता। अब क्योंकि यालो के मुंह से शब्द बाहर आए हैं तो अगर अगले 3 सालों में जियान दोशांग क्लास में एडवांस नहीं कर पाता, यालो डेफिनेटली जियान को प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को टच नहीं करने देंगे। और अगर ऐसी बात है तो फिर जियान को अपने नेक्स्ट टारगेट पे ध्यान लगाना होगा, जो कि एंशिएंट बोधिसत्व ट्री। अगर वो 3 सालों में एक सेंट बनना चाहता है तो उसे बोधिसत्व हार्ट की जरूरत है, वरना दिए गए टाइम में एडवांस करना इम्पॉसिबल है। और तो जब जियान हेवली 2 में ट्रेन करता है तभी उसे टाइम के बारे में थोड़ी गहरी जानकारी होती है। उस जगह की एनर्जी बाहरी दुनिया से कई गुना बेहतर है। भले ही जियान ने हेवली 2 में 3 साल तक ट्रेन किया हो, लेकिन अगर उसे एंसेस्टर शाओजॉन की इनहेरिटेंस नहीं मिली होती तो उसकी जो आज की स्ट्रेंथ है वहां तक वो बिल्कुल नहीं पहुंचा होता। आखिरकार दोजन क्लास की जो लेट स्टेजेस होती है उनमें एडवांस करने की डिफिकल्टी कुछ ज्यादा ही खतरनाक होती है। अभी तो बस जियान 8-7 दोजन के पीक पे है, उसके ऊपर 9 स्टार
स्टार और पीक ऑफ 9 स्टार भी बना हुआ है। पीक पे पहुंचने के बाद भी जियान को नो कंप्रेशन और सप्रेशन को एक्सपीरियंस करना होगा, तभी वो दोशेंग क्लास में कदम रख पाएगा। अगर किसी नॉर्मल एक्सपर्ट के लिए इतने सारे स्टेप्स की बात करी जाए तो वो इन्हें 30 सालों में भी कंप्लीट नहीं कर सकता। भले ही जियान के पास खतरनाक लेवल का टैलेंट हो और मेडिसिनल पिल्स की भी कोई कमी ना हो, तब ये काम उसके लिए भी इम्पॉसिबल है। इस वजह से जियान को इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना ही होगा। बोधिसत्व हार्ट को हासिल करने के बाद ही उसकी स्ट्रेंथ राइज होगी और वो 3 साल में दोशेंग क्लास में एडवांस कर पाएगा। वरना जब 3 साल के अंदर ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर होगी, वो बस एक ऑब्जर्वर बन के देख ही पाएगा कि तीसरे रैंक की हेवली फ्लेम किसी और की प्रॉपर्टी बन रही है और जियान से जुल्म को सह नहीं सकता। इस वजह से बोधिसत्व हार्ट उसका होगा। और तो और बोधिसत्व एंशिएंट ट्री की वजह से सेंट्रल प्लेन्स के मैक्सिमम फैक्शंस की आंखें लाल हो चुकी हैं। इन सभी बेड़ियों के हाथों से बोधिसत्व हार्ट को हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। इन सभी में कई ओल्ड डीमंस भी छिपे हो सकते हैं जिसकी स्ट्रेंथ टियानीजी या फिर उसे हाई हो सकती है। इस वजह से जो भी समय बचा हुआ है उस समय में जियान को अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और अपनी स्ट्रेंथ को सबसे तेजी से इंक्रीज करने का वजह की मेथड है वो है हाई क्लास की 2 स्किल को प्रैक्टिस करना। इस रिट्रीट के दौरान जियान किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को प्रैक्टिस करना चाहता था, जिसे उसने हाल फिलहाल में ऑब्टेन किया है। क्योंकि एक टीएन क्लास की 2 स्किल है, इसकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी। अगर वो इसे सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर पाता है तो एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में जाते समय जियान और भी कॉन्फिडेंट हो जाएगा। एक शांत से कमरे में चंदन की महक फैली हुई होती है। जियान शांति से बेड पे बैठा हुआ था। वो अपने हाथों को क्लेंच करता है, तुरंत ही एक डार्क गोल्डन स्क्रोल अपीयर हुआ था। स्क्रोल को ऊपर उठाते ही कुछ एंशिएंट शब्द जियान के आंखों के सामने आते हैं। किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी। एक गहरी सांस लेने के बाद उसे अपने माथे से लगा लेता है। ये टीएन क्लास की 2 स्किल उस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम जैसी ट्रबलसम नहीं है। इसे सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके हासिल किया जा सकता है। पिछली बार जियान को इतनी डिफिकल्टीज का सामना इसलिए करना पड़ा था क्योंकि उस दोशेंग की ऐसी इंटेंशंस थी। जैसे स्क्रोल उसके आईब्रोज के बीच में टच करता है, उसके दिमाग में कई विचार आने लगते हैं। स्क्रोल के अंदर से एक गोल्डन लाइट शूट होती है। किसी सैलाब की तरह एक भयंकर अमाउंट में इन्फॉर्मेशन जियान के दिमाग में एंटर करने लगती है। इसकी डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसी थी। किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी, ये टीएन क्लास की लो लेवल 2 स्किल बॉडी को मेटल की तरह पावरफुल बना सकती है, जिसे कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जब कोई भी स्किल को पूरी तरीके से मास्टर कर लेता है तो उसकी बॉडी किंग कॉन्ग बदल जाती है। प्रैक्टिशनर का शरीर 99 फीट के साइज का हो जाता है और एक चकाचौंध करने वाली गोल्डन लाइट अपीयर होती है। एक पंच में आसमान को शैटर किया जा सकता है और उसके पैर जमीन को क्रैक कर सकते हैं। अपने दिमाग में घूम रहे इन सभी शब्दों को पढ़ने के बाद फाइनली जियान को समझ में आता है कि स्किल कितनी ज्यादा खतरनाक है। ये 2 स्किल अपनी दुकी का यूज करके बॉडी को पावरफुल बनाती है। इस 2 स्किल की इन्फॉर्मेशन को रीड करने के बाद जियान काफी एडमिरेशन फील करता है। ये 2 स्किल सच में एक दोशेंग के द्वारा क्रिएट होने की वर्दी है। अभी की जियान की एसेट ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुकी है कि कोई नॉर्मल चीज उसकी आंखों के नीचे नहीं आती। उसने जिन जिन 2 स्किल्स को प्रैक्टिस किया होता है उनमें टीएन क्लास की 2 स्किल भी शामिल थी। इस वजह से जियान को इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने में कोई खास परेशानी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है जब कोई एक टेक्निक को मास्टर कर लेता है तो फिर और टेक्निक्स को सीखना काफी आसान हो जाता है। भले ही अलग अलग 2 टेक्निक्स की ट्रेनिंग मेथड्स अलग अलग हो, लेकिन इन सभी की जड़ें एकदम सेम होती हैं। जब तक कोई भी रूट्स तक मास्टर कर लेता है उसके लिए और 2 स्किल्स को सीखने में कोई खास परेशानी नहीं होती। ऑफ कोर्स इसमें कुछ यूनिक 2 स्किल्स के एक्सेप्शंस भी है। इस किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी का यूज करने के लिए इसके यूनिक मेथड का यूज करते हुए अपनी दुकी को अपने ब्लड फ्लैश बोन्स में मर्ज करना होता है। ये 2 स्किल फिजिकल बॉडी पे काफी ज्यादा हार्श होती है। अच्छी बात है कि पहले से जियान की बॉडी को कई नेचुरल ट्रेजर्स रिफाइन कर चुके हैं। हालांकि वो ये तो नहीं कह सकता कि वो एकदम अनबीटेबल है, लेकिन कम से कम जियान का शरीर इस किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। एक गहरी सांस को छोड़ने के बाद जियान अपनी आंखों को बंद कर लेता है। स्क्रोल के अंदर किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को प्रैक्टिस करने के लिए जो भी मेथड बताया गया था वो इसे प्रैक्टिस करने लगता है। जियान को आंखें बंद करी हुए बस कुछ ही समय हुआ होता है उसके शरीर में से गोल्डन लाइट बाहर आई थी। साथ ही में जियान का शरीर थोड़ा सा फूलने लगता है। एट द सेम टाइम हम हल्की सी हड्डियों की चटकने की साउंड्स को सुन सकते हैं। जैसे जैसे वो गोल्डन लाइट और भी डेंस होती जा रही थी, ये क्रैकिंग साउंड और भी तेज हो जाती है। 1 मिनट से कम के समय में जियान की बॉडी का साइज डबल हो गया था। दूर से देखने पे जियान एक छोटा सा जाइंट लगता है और तो उसकी त्वचा होती है उसे एक डार्क गोल्डन कलर ने कवर कर लिया था। जियान की बॉडी की 2 गुने होने के बाद वो और स्ट्रॉन्ग होना बंद कर देती है। धीरे धीरे वो गोल्डन लाइट कम होती है। जियान की बॉडी फिर से श्रिंक होने लगी थी। पलक झपकती वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस लौट आता है। अपने ओरिजिनल साइज में वापस आने के बाद हम उसे अपनी आंखों को खोलते हुए देखते हैं। ग्रग साउंड के साथ जियान के मुंह से खून बाहर आया था। सामने अपने ताजे ताजे खून को देख के जियान की फेस मसल्स ट्विच करने लगती हैं। अभी जियान के एक्सप्रेशन काफी अगली थे। इस किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी की डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल नहीं बताया गया कि इस चीज को प्रैक्टिस करने
करने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक पेन को सहना होगा। अरे भाई तुम इमेजिन कर लो, अगर किसी की बॉडी 2 गुना फूल जाती है तो अंदर से कैसा फील करेगा। उसकी त्वचा खींच के फटने लगेगी और उसकी मांसपेशियां टूटने लगेंगी, हड्डियों के तो कई टुकड़े हो सकते हैं। अभी जियानिस किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी के बारे में सोचिए, काफी स्पीचलेस फील कर रहा था। वो कहते तभी मैं कहूँ कि इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए फिजिकल बॉडी की इतनी हार्श रिक्वायरमेंट्स क्यों है। अगर कोई कमजोर कॉन्स्टिट्यूशन वाला चीज को प्रैक्टिस करता है तो जब पहली बार उसकी बॉडी स्वेल होगी तभी उसका काम तमाम होना तय है। रिगार्डलेस जियान को चाहे कितना भी पेन फील हो रहा हो, लेकिन उसी से प्रैक्टिस करना था। अगर वो भयानक लेवल की स्ट्रेंथ को अचीव करना चाहता है तो उसे कीमत तो चुकानी होगी। अगर जियानिस इंटेंस पेन को इंड्योर कर पाता है तो उसकी बॉडी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से यूज्ड टू हो जाएगी। उस समय जियानिस किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी की सच्ची स्ट्रेंथ को अनलीश कर पाएगा। बट उससे पहले उसे अपने शरीर को पहले फूलने देना है, जिसे अंग्रेजी में स्वेलिंग बोलते हैं, जिससे उसके बॉडी पार्ट्स ऐसे पेन से यूज्ड टू हो जाए। जियान मिजरेबल आवाज में कहता है, इस तरह की स्किल को प्रैक्टिस करना सच में किसी टॉर्चर से बिल्कुल कम नहीं है। फिर से जियान की आंखें बंद होती है, बॉडी से गोल्डन लाइट बाहर आती है। फिर से किसी गुब्बारे की तरह उसकी बॉडी स्वेल होनी शुरू हो गई थी। ये बार बार स्वेल और श्रिंक होती है। बार बार जियान खून की उल्टियां करता है। देखने से तो ऐसा लगता है जैसे जियान का खून एकदम फ्री हो। वो लगातार ऐसे बाहर फेंकता रहता है। अच्छी बात है कि जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ रही थी, बाहर आने वाला खून काफी कम हो जाता है। धीरे धीरे जब जियान ऐसी भयानक ट्रेनिंग कर रहा होता है, 15 दिन निकल गए थे। इस आधे महीने के समय में सेंट्रल प्लेन्स एकदम क्योस में चला गया था। कई फैक्शंस ने अपनी कुछ फोर्सेस को एंशिएंट वेस्टर्न रीजन के लिए रवाना कर दिया है, लेकिन इन सभी की मेन फोर्सेस इंतजार कर रही हैं। जैसे ही मालूम पड़ता है कि न्यूज एकदम एक्यूरेट है, वो सभी भी रवाना हो जाएंगे। जैसे ही एंशिएंट बोधिसत्व ट्री सच में अपीयर होता है, वो एक अनयूजुअल फिनोमेना को क्रिएट करेगा। उस समय पूरा सेंट्रल प्लेन्स इस चेंज को सेंस कर पाएगा। उस अनयूजुअल फिनोमेना को सेंस करने के बाद ये सभी फैक्शंस जो कि मूव करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, वो सच में एक्साइटेड होंगे। जब सभी लोग ऐसे बेसब्री फील कर रहे थे, 5 दिन और निकल जाते हैं। जो 6वें दिन की पहले सूर्य की किरण जमीन से टकराती है, सेंट्रल प्लेन्स के नॉर्थ वेस्टर्न आसमान से एक क्लियर ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है। वो किसी वेव की तरह आसमान में फैला था, जिसके बाद वो चारों तरफ बिखर जाता है। जो भी इस हवा में सांस लेगा, उसके दिमाग में एक ही इमेज आएगी। ये इमेज होती है एक बहुत ही बड़े पेड़ की। इस एंशिएंट ट्री में से एक इंटेलिजेंट ऑरा फैल रहा होता है। ऑफ कोर्स यही लेजेंडरी एंशिएंट बोधिसत्व ट्री है। इस मोमेंट में ऐसा लगता है जैसे पूरा सेंट्रल प्लेन्स खोल उठाओ। सीन होता है फॉलिंग स्टार पवेलियन का। हमें कई रूम के लाइट क्लस्टर्स दिखाई देते हैं। ये सभी शांत वातावरण वाले रूम्स फॉलिंग स्टार पवेलियन के एल्डर्स के लिए बनाए गए थे, क्योंकि फॉलिंग स्टार पवेलियन में इन रूम्स के अंदर ही सबसे डेंस एनर्जी है। सिर्फ एल्डर्स ही यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए क्वालिफाइड थे। नॉर्मली यहाँ पे कई एल्डर्स इकट्ठे होके छोटी मोटी स्पारिंग वगैरह किया करते थे। कुछ इस तरीके का सीन अभी होता है। उन रूम्स के बाहर जो खाली ग्राउंड होता है, वहाँ पे कई एल्डरली फिगर्स खड़े होके बात कर रहे होते हैं, लेकिन इस तरीके का पीसफुल एक्सप्रेशन लंबे समय तक लास्ट नहीं करता। एक बैंग साउंड के साथ इंटेंस एक्सप्लोजन होता है। सभी की स्टंट आंखें इस तरफ गई थी। इनका ध्यान गया था एक क्वाइट रूम की तरफ, जो कि इस समय पूरी तरीके से ब्लास्ट हो चुका है। इसके अंदर से लगातार गोल्डन लाइट फ्लिकर हो रही थी। इस लाइट को देख के कई एल्डर्स स्टंट हो जाते हैं। फिर से एक और लाउड बैंग वाला साउंड सुनाई देता है। जो बचा हुआ रूम रह गया था, उससे पूरी तरीके से ब्लास्ट कर दिया गया था। सभी की शॉक आंखों के सामने एक 70 फीट ऊंचा गोल्डन जायंट रूम में से खड़ा होता है। जब ये पैर जमीन पर रखता है, सारा एरिया कांपने लगता है। फिर ये बाहर आने के बाद आसमान की तरफ देख के रोर करता है। वो फ्राइटिंग साउंड किसी रियल सब्सटेंस की तरह था। आसमान में जाके वो बड़े से स्टॉप में ट्रांसफर हो जाता है। इसकी पावरफुल सोनिक वेव्स पूरे स्टार रियल में फैल गई थी। जो एल्डर्स उस गोल्डन जायंट के पास होते हैं, वो जैसे तैसे कई कदम पीछे लेने के बाद खुद को स्टेबलाइज कर पाए थे। आखिर ये क्या भला है। जब सभी एल्डर्स इस येलो गोल्डन जायंट की फाइटिंग स्ट्रेंथ को सेंस करते हैं, इनके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो इसके अंदर से एक एक्सट्रीमली डेंजरस ऑरा को सेंस कर पा रहे थे। ऐसा लगता है अगर इस गोल्डन जायंट ने एक पंच को आगे थ्रो कर दिया तो इन सभी का यहीं पे मीट पेस्ट बन जाएगा। अपने अंदर ऐसी फीलिंग को पाके इन सभी एल्डर्स की फेस मसल्स ट्विच करती हैं। इन सभी में जो वीकेस्ट होता है वो भी 2 जोन लेवल पे पहुंच चुका होता है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट की स्ट्रेंथ 9 स्टार 2 जोन की थी। लेकिन जब ये सभी इस येलो गोल्डन जायंट को देखते हैं, इनके दिल में अपने आप ही पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है। अच्छी बात है कि इन सभी एल्डर्स के पास एल्डर्स की इंस्टिंक्ट्स भी होती हैं। वो जल्दी से रिकवर होकर तुरंत ही फैल जाते हैं। इन सभी ने एक सर्कल बना के इस गोल्डन जायंट को घेर लिया था। अगर ये कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी दिखाता है तो ये सभी अटैक करना शुरू कर देंगे। जब ये सभी एल्डर्स एकदम अलर्ट होकर इस येलो गोल्डन जायंट को देख रहे होते हैं, हमें दूर से कई फिगर्स आती हुई दिखाई देते हैं। एक सेकंड में हवा में आके रुक गए थे। ये होते हैं यालो, कायलिन और लिटिल फी डॉक्टर, जो कि कमोशन को सुन के यहाँ पे आ चुके हैं। यालो हंस के बोलते, हाँ क्या ये किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी है? सच में इसके अपने यूनिक एस्पेक्ट्स हैं। जैसे यालो अपीयर होते हैं, सभी एल्डर्स उनकी तरफ बाव करके उन्हें ग्रीट करते हैं। एक एल्डर पूछते पवेलियन चीफ, ये कौन है? यालो स्माइल करके बोलती है, तो जियान है। ये बात सुन के एल्डर्स तुरंत ही स्टंड हो जाते हैं। उनकी शौक से भरी आंखें देखती है उस गोल्डन जायंट को। किसने भी इमेजिन नहीं किया था कि चीज जो कि इतनी ज्यादा भयानक लग रही है, वो एक्चुअली में इनके जूनियर पवेलियन चीफ है। सभी की स्टंड आंखों के सामने गोल्डन येलो जायंट हा करके तेजी से हंसने लगता है। उसकी बॉडी से एक इंटेंस गोल्डन लाइट बाहर आती है। उसका शरीर श्रिंक होने लगा था। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो जायंट फिर से एक स्किनी फिगर में बदल जाता है।
भले ही अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आने के बाद जियान खून को बाहर नहीं फेंकता, पर फिर भी उसे कई बार इंटेंस तरीके से खांसना पड़ता है। क्लियरली ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इतना आसान नहीं है। वो अभी भी काफी पेन फील कर रहा है। जियान अपने सिर को हिला के रिग्रेटफुल आवाज में बोलता है, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि भले ही मैंने किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को प्रैक्टिस कर लिया हूँ, लेकिन मैं बस 70 फीट तक पहुंच पाया हूँ। अब इसमें और 99 फीट में काफी बड़ा गैप है। ये सुन के यालो हंसने लगते हैं। वो कहते हैं तुम्हें इतना अनसेटिस्फाइड फील नहीं करना चाहिए। अगर कई सालों से कई नेचुरल ट्रायर्स तुम्हारी बॉडी को लगातार रिफाइन नहीं कर रहे होते तो आधी साल की प्रैक्टिस के बाद भी तुम इस किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को यहाँ तक नहीं ले जा पाते। जियान स्माइल करता है। वो जानता था कि उसकी रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो 70 फीट तक बस इसलिए पहुंच पाया है क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी उसे लिमिट कर रही है। अगर उसे कुछ और नेचुरल ट्रायर्स मिल जाते हैं जो कि उसकी बॉडी को रिफाइन करने में हेल्प करें, उसके पास 99 फीट तक पहुंचने के काफी ज्यादा चांसेस है। तब जियान के पास आत्मविश्वास होगा कि वो पीक दोजन को एक पंच के साथ ही ब्लास्ट कर सकता है। जियान अपने शरीर को देख के बोलता है, इस ट्रेनिंग के पीरियड के दौरान मेरा ऑरा थोड़ा सा राइज हो चुका है। भले एंशिएंट वेस्टर्न रीजन काफी ज्यादा डेंजरस हो, लेकिन वहाँ पे से कई नेचुरल ट्रेजर्स भी अवेलेबल है जिन्हें बाहरी दुनिया में ढूंढना इम्पॉसिबल है। अगर इस ट्रिप के दौरान मैं लकी रहता हूँ तो एंशिएंट बोधिसत्व ट्री तक पहुंचने से पहले मैं 9 स्टार दोजन में ब्रेक थ्रू करने के साथ साथ इस किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को पूरी तरीके से प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ। यालो जियान को देख के बोलते हैं, वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट थी। बोधिसत्व एंशिएंट ट्री अपीयर हो चुका है। जैसे न्यूज कंफर्म होती है, जियान की धड़कन अचानक से बढ़ जाती है। वो अपने सर को थोड़ा टेढ़ा करता है। लगता है और भी कई फैक्शंस मूव कर चुके होंगे। यालो कहते हैं, इस बार तुम पहले कुछ लोगों को लेके एंशिएंट वेस्टर्न रीजन जाओगे। तुम्हारे पास वो स्पेशल जेट टोकन तो होगा ही जिसे मैंने तुम्हारे लिए रिफाइन किया था। अगर तुम्हें ऐसी कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है जिसे तुम सॉल्व ना कर पाओ, उसे तुरंत ही ब्रेक कर देना। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास आने की कोशिश करूंगा। वो कहते हैं, बोधिसत्व एंशिएंट ट्री का अल्ली और कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। मुझे लगता है वो एंशिएंट क्लैंस में इंटरवीन करने वाले हैं। इस वजह से बोधिसत्व हार्ट को हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला। जियान नोट करता है। वो इस चीज के लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड था। उससे कोई भी सरप्राइज फील नहीं होता। येलो जियान के कंधे को थपथपाते हुए बोलते हैं, मुझे फॉलन स्टार पवेलियन रह के इसे गार्ड करना होगा। इस जर्नी के दौरान तुम्हें खुद पे रिलाई करना है। जैसे ही तुम डीपेस्ट रीजन में एंटर करते हो, उस टोकन को तुरंत ही ब्रेक कर देना। आफ्टर ऑल तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखते हुए वो जगह तुम्हारे लिए बहुत ही डेंजरस है। येलो साई करके बोलती है, ट्रिप तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। जियान पूछते हैं, हम कब जा रहे हैं? येलो कहते हैं, जल्द से जल्द। तुम्हें रिट्रीट में गए हुए ऑलरेडी 15 दिन हो चुके हैं। इस समय के दौरान कई फैक्शंस पहले से ही एंशिएंट वेस्टर्न रीजन में एंटर कर चुके हैं। जियान नोट करता है। वो डीप आवाज में कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो हम भी मूव करना शुरू करते हैं। जियान के काम करने की स्पीड हमेशा से काफी तेज रही है। एक बार जब वो कोई चीज डिसाइड कर लेता है तो एक मोमेंट के लिए रुकता नहीं है। वो तुरंत ही मूव होकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला जाता है। इस बार उसके साथ 4 लोग जा रहे थे। ये होते हैं काइलिन, लिटिल फी डॉक्टर, चिंगलिन और एक एल्डर। इस एल्डर की स्ट्रेंथ दोजन क्लास के पीक पे पहुंच चुकी थी। क्योंकि अभी टियानहो जूनियर रिट्रीट में है, उन्हें पवेलियन में ही छोड़ना पड़ा। काइलिन और लिटिल फी डॉक्टर की स्ट्रेंथ पहले से 8 स्टार दोजन के बराबर है। अगर वो अपने हाथ को ज्वाइन कर लेते हैं तो वो दोजन क्लास के पीक के एक्सपर्ट से फाइट कर पाएंगे। और क्योंकि चिंगलिन के पास जेट ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स हैं, ये कहा जा सकता है उसके पास भी एक्सट्रीमली पावरफुल फोर्स है। और तो और क्योंकि चिंगलिन के पास स्नेक शेप के मैजिकल विश को कंट्रोल करने की मिस्टीरियस एबिलिटी है, इस ट्रिप के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले ग्रुप बहुत बड़ा ना हो, लेकिन ये काफी पावरफुल था। ये चारों साथ में फाइट करके लगभग कोई परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं जब तक इनका किसी फ्राइटनिंग एग्जिस्टेंस से सामना नहीं होता। ये एंशिएंट वेस्टर्न रीजन सेंट्रल प्लेन्स के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड था। इसके और फॉलन स्टार पवेलियन के बीच में काफी दूरी होती है। भले जियान का ग्रुप काफी तेजी से आगे बढ़ रहा हो और टाइम टू टाइम वो कुछ वर्म होल्स का भी यूज कर रहे थे, तभी सेंट्रल प्लेन्स की नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तक पहुंचने में इन चारों को 6 दिन आराम से लग जाते हैं। इस जर्नी के दौरान जियान को काफी ह्यूमन ट्रैफिक दिखाई दिया था जो कि इनकी सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। इन सभी की डेस्टिनेशन भी एंशिएंट वेस्टर्न रीजन ही थी। ऐसी डिस्कवरी की वजह से जियान का भी साय करने का मन होता है। अनएक्सपेक्टेड एंशिएंट बोधिसत्व ट्री की टेम्पटेशन इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होगी। इससे पहले उस जगह को इंसानों के लिए मौत का घर माना जाता था। अगर एंशिएंट वेस्टर्न रीजन के सबसे पास के टाउन की बात करें तो वो होता है वेस्टलैंड टाउन। यूजुअली यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रहते और एंशिएंट वेस्टर्न रीजन की ऐसी फेरोशियस रेपुटेशन की वजह से लोग यहाँ पे ट्रैवल करना पसंद नहीं करते थे। इस वजह से ज्यादातर ये टाउन खाली रहता है। लेकिन आज यहाँ पे दूसरा सीन दिखाई दे रहा था। एंशिएंट बोधिसत्व ट्री की अपीयरेंस की वजह से अनगिनत लोग आकर्षित हो गए। एक इंस्टेंट में डेजर्टेड टाउन एकदम लाइवली हो गया था। कई किलोमीटर्स की दूरी से ही इसके अंदर का शोर सुना जा सकता है। जियान की टोली का पहला स्टॉप यही वेस्टलैंड टाउन होता है। क्योंकि ये बाकियों के काफी बाद आए हैं, नेचुरली इन्हें एंशिएंट वेस्टर्न रीजन से रिलेटेड न्यूज की जरूरत होगी। वरना अगर वो बिना कुछ देखे एंशिएंट वेस्टर्न रीजन में एंटर करते हैं, इन हादसों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से वेस्टर्न टाउन में एंटर करने के बाद जियान शाओशान के ग्रुप को एक जगह पे सेटल कर देता है, जिसके बाद वो एंशिएंट वेस्टर्न रीजन से रिलेटेड न्यूज को इकट्ठा करने के लिए निकल गया था। 2 घंटे के बाद ये दोबारा काइलिन के ग्रुप से मिलता है। जब काइलिन जियान के एक्सप्रेशन को देखती है, वो पूछती है कैसा रहा। कुछ समय के लिए जियान थोड़ा साय करता है। वो अपने माथे को खुजाते हुए बोलता है, जैसी जानकारी मुझे मिली है, जिन फैक्शंस ने एंशिएंट
एंशिएंट वेसल रीजन में एंटर किया था उन सभी की जान जा चुकी है। इनके बीच में कुछ दोजन क्लास के एक्सपर्ट्स भी शामिल थे। इन शब्दों को सुन के काइलिन के ग्रुप एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। सभी मारे गए। कई एंशिएंट वेसल रीजन कुछ ज्यादा डेंजरस नहीं है। लिटिल फी डॉक्टर अपनी वॉइस रिकॉर्ड के पूछती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। जियान आराम से बैठ के टेबल पे टैप टैप करता है। वो कहता है कुछ एक्सपर्ट्स कल एंटर करने वाले हैं, हम उस ग्रुप के पीछे जाएंगे। क्योंकि इस एंशिएंट वेस्टर्न रीजन को इंसानों का फॉरवर्डन ग्राउंड बोला जाता है। ये डेफिनेटली कोई अच्छी जगह नहीं है। हमें उस ग्रुप को पीछे से फॉलो करके सिचुएशन को ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा। ये एंशिएंट वेस्टर्न रीजन डेफिनेटली बहुत ही मिस्टीरियस है। अगर कोई सच में इसके डीपेस्ट रीजन में जाना चाहता है तो उसे हर समय काम रहने की आवश्यकता होगी। अगर कोई भी थोड़ा सा भी केयरलेस रहता है तो उसका पूरा ग्रुप अनाइलेट हो जाएगा और ऐसी कीमत को जियान अफोर्ड नहीं कर सकता। इस वजह से वो जो भी एक्शन लेगा उनके लिए जियान को केयरफुली प्लान करना होगा। चलो हम भी इन चारों को प्लानिंग का टाइम देते हैं क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में जियान का ग्रुप एंटर करने वाला एंशिएंट वेस्टर्न रीजन में। अब जो जियान की भूली बिछड़ी प्रेम कहानी है, ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ येन की। अगले पार्ट में जियान की मुलाकात उससे भी होने वाली है। एग्जैक्ट डिटेल्स हम आगे की स्टोरी में जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट को मिस बिल्कुल नहीं किया जा सकता, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के रखना। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दो। हम इसका लाइक टारगेट 11.5K का रखते हैं। देखते हैं कि आप सभी से कंप्लीट करवा पाते हो। इस वाले आर्क में फाइटिंग सीन्स की भी कोई कमी नहीं पड़ने वाली, जो कि नेक्स्ट एपिसोड के बाद ही शुरू हो जाएंगे। आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड। अगर आपसे अगले दिन का वेट नहीं होता तो आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। ऐसा करने से जैसे मैं वीडियो को प्रिपेयर करता हूँ वो आपको रात को ही अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे आपको अगले दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता। चलो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज। अगर पिछले पार्ट को मिस कर दिया था तो उसे लेफ्ट में क्लिक करके देख सकते हो। राइट में आपको दिखाई देगा नेक्स्ट एपिसोड जैसे ही वो अवेलेबल होता है। चलो हम मिलते हैं वीडियो के उस पार। अंटिल देन टाटा बाय बाय।